मोहब्बत को लोग जब खुदा मानते हैं, मोहब्बत को लोग जब खुदा मानते हैं, तो प्यार करने वालों को क्यों बुरा मानते हैं। और जब जमाना ही पत्थर दिली है दोस्तों, जब जमाना ही पत्थर दिली है दोस्तों, तो लोग क्यों फिर उन पत्थरों से दुआ मांगते हैं, तो लोग क्यों पत्थरों से दुआ मांगते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन मंजिल के इस परिवार में। साथियों, आज का जो सेशन है वो बड़ा ही लाजवाब होने वाला है, बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है, बड़ा ही शानदार होने वाला है और बड़ा ही इंटरटेनमेंट वाला होने वाला है। सब कहेंगे कि सर आप यहाँ पे डांस करके दिखाएंगे क्या, कि इंटरटेनमेंट आपने बता दिया, आप यहाँ पे कॉमेडी करेंगे क्या, आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं जो इंटरटेनमेंट होगा। तो आपको बता दें कि आपके और सभी के रियल लाइफ से जो है ना रिलेटेड चीजें, वही चीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं और बड़े ही बेधड़क तरीके से आपको बताने वाले हैं कि भैया आज यदि आप इन सारी चीजों को जान गए, सीख गए, समझ गए, अपने जीवन में उतार लिए, तो यकीन मानिए कि आपका भी जीवन शानदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, जिंदाबाद होने वाला है और आप अपने जीवन को जो है ना अच्छे तरीके से इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए भैया, जब ऐसा बात है तो जल्दी से शुरू करिए, देर किस बात की है, शुरू करिए ना, जल्दी से स्कीम बता दीजिए। भाई साहब, आपको भी शांत रहने की जरूरत है, चिल्ला चिल्ला के स्कीम सबको नहीं बताना है। ये ऐसा स्कीम है जो यदि आप जानते हैं ना तो बढ़िया बात है, आप ही के लिए मतलब सेक्रेट बात है। जैसे कहते हैं ना मियाँ बीबी के अंदर वाला बात है, वो मियाँ और बीबी से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो भाई साहब आप जान रहे हैं तो बड़ी बात है, और आप ज्यादा से ज्यादा अपना बीबी के साथ शेयर करिएगा, और आप यदि बीबी हैं तो अपने पति के साथ शेयर करिएगा, ज्यादा जगह शेयर नहीं किया जाता है। हाँ, सगे संबंधी दोस्ती दोस्त को बता सकते हैं भाई। चलिए, क्या है सर ऐसा, तो चलिए हम आपको बताते हैं और जल्दी से आपको हम बता देना चाहते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। बता दें, आज जो है ना ये क्लास 10 का जो है भाई साहब, क्लास 10 का जो है ना, आप कहेंगे सर क्या है क्लास 10 का, तो क्लास 10 में है कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये चैप्टर है भैया। और ये चैप्टर लाजवाब चैप्टर है, यानी कि कह लीजिए साइंस का जो करेजा है ना, साइंस का जो धड़कन है ना, साइंस का जो हार्ट है ना, वही है ये चैप्टर। ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं कि जब ये चैप्टर शुरू होता है ना भाई, तो सबके अंदर जो है ना चेहरे पर जो है ना मुस्कान छा जाता है। लोग कहते हैं वाह वाह क्या बात है, और वही कह करके इस चैप्टर को मजे लेते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे और कोई हो भैया। और कोई इससे क्या मतलब है, कोई भी हो, इस चैप्टर को सब कोई मजेदार तरीके से देखता है। चलिए, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है ना, वो पूरा इसमें हम कवर करने वाले हैं। पहला तो क्वेश्चन रहेगा अलैंगिक जनन की अपेक्षा में लैंगिक जनन क्या लाभ है, ये हम डिस्कस करेंगे। दूसरा सर क्या है, तो पुनर्जनन किसे कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तीसरा सर क्या है, तो जनन कितने प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक, इसके बारे में व्याख्या करेंगे। सर चौथा क्या है, सर चौथा है लैंगिक तथा अलैंगिक में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन, दोनों को हम लोग देखेंगे। सर ये तो हमने देख लिया, बड़ा लाजवाब है। पांचवा जो है भाई, इससे भी ज्यादा लाजवाब है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। भैया आज तक हम सुने थे कि आंतरिक निषेचन होता है, तुम तो सुने होगे, तुम तो नालायक जैसा काम नहीं करना, तुम सब कुछ जानते हो। और क्या है सर, बाह्य निषेचन भी होता है और आंतरिक निषेचन भी होता है क्या, हाँ सपना तुम देखा होगा आंतरिक निषेचन का, लेकिन तुमको दोनों बताएंगे। बाह्य निषेचन भी जान लो, कभी जरूरत तुमको तो नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन जान लेना चाहिए। चल भैया कोई बात नहीं है, जान लेंगे। आगे क्या है सर, तो माँ के शरीर में जो गर्भस्थ भ्रूण होता है ना, उसका पोषण किस प्रकार से होता है, यानी कि जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके अंदर जो बच्चा पल रहा होता है ना, उसका पोषण कहां से होता है। आप कहेंगे सर माँ का दूध पीती है, अरे नालायक, माँ का दूध तो तब पीता है जब बच्चा जन्म लेता है। हम क्या बोले, जब प्रेग्नेंट होती है उस समय उसको क्या खाना मिलता है, क्या पोषण मिलता है, कौन सा तत्व मिलता है, ये जरूरी है ना। तुम तो चल गया माँ के दूध के, अरे पेट में है तो माँ का दूध थोड़े न पिएगा, अरे नालायक जैसा नहीं करना है। तो चलो भैया ये हम डिस्कस करेंगे। आगे क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले सभी विभिन्न उपायों के बारे में भी जानेंगे। सर आप जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए पीछे क्यों पड़े हुए हैं, भाई जनसंख्या नियंत्रण करने के पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि दिन दुना और रात चौगुना जो है ना भाई, जनसंख्या बढ़ रहा है। आप कहेंगे सर दिन में तो कम है जनसंख्या बढ़ता होगा, रतबे में ज्यादा बढ़ता होगा, तुम्हें एडवांस सोच रहा है।
दिन में जिसको मन होगा वो नहीं, खुद को कंट्रोल नहीं करेगा। अरे भाई, खुद को कहाँ कंट्रोल करेगा, हम तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कह रहे हैं। अब आप कहिएगा सर, आदमी खुद को नियंत्रण नहीं कर पा रहा है तो जनसंख्या कैसे नियंत्रण होगा। और खास करके जिसका नया नवेली शादी ब्याह हुआ है ना, वो खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता है। भाई साहब, कंट्रोल करना भी नहीं है, क्योंकि शादी ब्याह भी उसी लिए करता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। और शादी ब्याह नया नया किए हैं तो मुबारक हो, आउट ऑफ कंट्रोल ही रहिए। लेकिन कुछ चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत है जिससे जनसंख्या कंट्रोल में रहेगा। आप भले आउट ऑफ कंट्रोल हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया ये सब शादी ब्याह करके जान लेना, चाहे पत्नी हो या पति हो, मियाँ हो या बीवी हो, सबको जानने की ज़रूरत है। और क्या है सर, तो और आपको हम झलकियाँ दिखा देते हैं। फिलिपियंस नलिका की संरचना का वर्णन हम बताएंगे भैया, ये भी जो है आप देख रहे हैं ना, ये भी आपको हम बताने वाले हैं। और क्या है सर, तो सबसे लाजवाब जो चीज़ है ना भैया, सबसे लाजवाब चीज़ यहाँ पे आपको दिख रहा है। और कहेंगे सर ये जो है ना बड़ा लाजवाब चीज है, और इसके बारे में भी हम बताएंगे है क्या। तो मादा जनन तंत्र का जो है ना नामांकित चित्र बनाने के बारे में है। अब देखो, एक नालायक कह रहा है सर इसको थोड़ा सा जो है ना खोल के दिखाइए। एकदम से ये नालायक लड़का होगा, अरे ऐसा लड़का होगा जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ वीडियो कॉल से पीड़ित लड़का है। अरे नालायक, तुमको हम खोल करके क्या दिखाएंगे, ये मेरे पास है, जिसके पास है वही ना दिखाएगा। तुम तो गर्लफ्रेंड के पीछे देखे होगे खोल करके, वही यहाँ भी बोल रहा है। नालायक, खोल करके देखना है ना तो शादी ब्याह करोगे उस समय खोल करके देख लेना, जैसे देखना होगा वैसे देख लेना। अभी पढ़ लो, पढ़ने का उम्र है। चलिए भैया, खोल करके दिखने का शौक चढ़ा है। ले, अब क्या है, तो शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि जो होता है ना उसकी भूमिका क्या है ये भी हम देखेंगे। यानी कि क्या सर, आप पूरा देखने वाले हैं? बिल्कुल देखने वाले हैं। अब जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, क्या है सर, गर्भ निरोध की विधियों का वर्णन करना है। भाई साहब, कौन सा ऐसा विधि है जिससे गर्भ निरोध किया जा सके, यानी कि लड़की प्रेग्नेंट ना हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए कौन से उपाय करने हैं भैया, ध्यान रखना होगा, सबको ध्यान रखना होगा। आप कहेंगे सर अभी तो हमारा शादी ब्याह नहीं हुआ है, तो अभी हम ध्यान रख के क्या करेंगे। अरे तो गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड तो है सर, लेकिन वहाँ हम जाते ही नहीं, उसके अटैच में रहते नहीं, खाली वीडियो कॉलिंग करते हैं, फोन कर लेते हैं, देख लेते हैं। इससे क्या होगा भाई? कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। अभी तुम जान जाओगे शादी ब्याह कहियो होगा ही होगा, बिल्कुल सर होगा। तो उस समय आप यूज करना ना, अभी सीख करके रखो। और हो सकता है कहीं ट्राई करने का मौका मिलेगा गर्लफ्रेंड के साथ, तो जान के रखोगे तबे ना वहाँ पे काम दोगे। न पता चलेगा कि ब्याह से पहले बेटा हो गया तो ब्याह से बेटा ना हो। इसीलिए तुमको जानना होगा कि कौन सा प्रोसेस से क्या किया जाता है ताकि गर्भपात ना हो। भैया चलिए जल्दी से हम आगे लेकर के चलते हैं। अगला जो है ना, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार से भिन्न है ये भी हम देखने वाले हैं। और क्या देखेंगे सर, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, और है कि एक प्ररूपी जो पुष्प है उसके सहायक अंग क्या है, और उसके आवश्यक अन्न की भिन्नता जो है ना उसके बारे में देखेंगे। और क्या है, तो एक प्रारूपी जो पुष्पी पौधे में परागकण के बीज के निर्माण तक की जो है ना संपूर्ण क्रियाओं की सूचीबद्ध करना है, वो भी देखेंगे। और क्या है सर, तो परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार से भिन्न है। एक होता है परागन क्रिया और एक होता है निषेचन। आप कहेंगे सर हमको तो निषेचन का जरूरत पड़ने वाला है। जी बिल्कुल, आपको जो है ना निषेचन का ही जरूरत पड़ेगा, लेकिन पराग क्रिया जो होता है ना परागन की, ये भी जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। चलिए भैया, तो ये सब जो है ना और भी लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन है भाई साहब, लेकिन हम जो है ना शुरू से शुरू करते हैं और शुरू से आपको लेकर के चलते हैं ताकि आप जो है ना अपने आप को कंट्रोल में रख सकें, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। सारा फिल्म अभी दिखा जाए देंगे ना तो तुम खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। इसीलिए ध्यान रखो, धीरे धीरे सब कुछ देखोगे ना, एक ही बार जा करके सब कुछ देख लिया तो मज़ा नहीं आएगा। ले भैया शुरू करते हैं, और शुरू करने के साथ आपको हम बता देते हैं कि आप अपने आप को जो है ना काबू में रख करके सारी चीज़ें पढ़ेंगे और सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे। काबू में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है भाई साहब वो बिना काबू करने वाला है, बेकाबू करने वाला चैप्टर है। तो चलिए सर ऐसा क्या है इस चैप्टर में देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उससे हम शुरुआत करते हैं बड़े ही मजेदार तरीके से। और भैया पूछ रहा है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा में लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। भाई साहब कहने का अर्थ ये है कि आपको कह रहा है कि जो अलैंगिक जनन है ना उसके तुलना में जो लैंगिक जनन होता है उसमें क्या लाभ है।
भाई आप कहेंगे ना कि हम लोग के लिए सर, मतलब कि आदमी के लिए, लोग के लिए क्या जरूरी है, कौन सा लैंगिक जनन होता है, तो ये लैंगिक जनन होता है। सर अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो छोटे छोटे पौधे होते हैं या फिर कुछ ऐसा जीव होते हैं, छोटे जीव, जहाँ पे अलैंगिक जनन होता है। बिल्कुल हम डिटेल में देखते हैं कैसे। तो आप देखिए पहला जो पॉइंट लिखेंगे ना भाई, क्या लिखेंगे आप, पॉइंट लिखने से पहले इस बात का ध्यान रखेंगे कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा में लैंगिक जनन अधिक श्रेष्ठ है। जो क्वेश्चन में बोला है उसी को आप रिपीट करेंगे। इसके मुख्य लाभ क्या हैं, तो लाभ आपको पूछा था ना, तो लाभ को बताना है। कैसे बताएंगे सर, पहला देख लीजिए। जैसे लैंगिक जनन में क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु, अरे भैया ले, जो तुम खोज रहा था वो आ गया। यानी कि क्या है, शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन के कारण डीएनए द्वारा पैतृक गुण वर्तमान पीढ़ी के सदस्य में हस्तांतरित हो जाते हैं, जो जीवित रहने के लिए अधिक शक्तिशाली होते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में क्या होता है, एकल डीएनए होने के कारण जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। भाई साहब यही तो तुम खोज रहे थे कि कहीं हमको शुक्राणु दिखे, कहीं अंडाणु दिखे, और दोनों का जब निषेचन हो जाएगा, संलयन हो जाएगा, उसके बाद होगा असली बम ब्लास्ट। भाई ये बम ब्लास्ट क्या होता है, तो वही होता है झुनझुना, जो तुमको देखने को मिलेगा 9 महीना के बाद। भाई 9 महीना के बाद झुनझुना देखने को मिलता है, लेकिन तुम अभी जो है ना, अभी के समय में बचा करके रखो, अंडाणु शुक्राणु बचा के रखो, इसका काम देगा शादी ब्याह के बाद। और शादी ब्याह के बाद यदि तुम नहीं बचा के रखोगे, तो शादी ब्याह के बाद तुम्हारी बीवी छोड़ करके चली जाएगी मायके, और मायके चली जाएगी, और जो पहलकी थी, उस पहलका था, उसके पास चली जाएगी, तो तुम देखते रहोगे टुकुर टुकुर। चलिए भाई साहब ये तो क्लियर हुआ सर। दूसरा हम बात करते हैं सर, क्या है, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, डीएनए की दोनों प्रकृतियों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप नई पीढ़ी के सदस्य जीव में क्या होती है, भिन्नता अवश्य दिखाई देती है। जबकि अलैंगिक जनन में भिन्नता नहीं दिखाई देती है। यदि उसमें किसी भी कारण से उसका भिन्नता दिखाई देता है, तो उस जीव का मृत्यु हो जाता है। यानी कि कहने का क्या अर्थ है सर, तो आपको हम बता दें सीधे से शब्दों में कि जो लैंगिक जनन होता है ना, उसमें बच्चों ध्यान रखना है कि जो पिता होते हैं, यानी कि जनक होते हैं, माता पिता होते हैं, उसका गुण बच्चों में न के बराबर होता है, थोड़ा बहुत होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या है कि जिस प्रकार से पिता है, जिस प्रकार से जनक है, उसके जैसा ही 2 कॉपी होता है, जेरॉक्स कॉपी होता है, सेम टू सेम होता है उसका जितने भी आने वाले जनरेशन हैं। और यदि भिन्न रहा ना, तो क्या हो जाएगा, उसका मृत्यु भी हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा भैया। चलिए ये तो बात है। तीसरा जो पॉइंट है क्या है सर, लैंगिक जनन के जो है ना, लैंगिक जनन उद्द विकास में बहुत सहायक होता है, और क्या है, अलैंगिक जनन उद्द विकास में क्या होते हैं, सहायक नहीं होते हैं। यानी कि लैंगिक विकास जनन जो होता है ना, उसमें जो भी जीव जन्म लेते हैं वो बढ़ते हैं, क्या होते हैं, बढ़ते हैं, विकास होता है उसका। लेकिन अलैंगिक जनन वाले में क्या होता है, विकास न के बराबर होता है। ध्यान रखने की बात है। चलिए सर एक क्वेश्चन तो हम लोग बड़े ही अच्छे तरीके से देख लिए और अपने झोली में 5 नंबर कर लिए भैया। 5 नंबर तो आपका झोली में आ गया होगा, लेकिन अब जो है ना, हम आपको दूसरे 5 नंबर दिलाने के प्रयास में हैं। और देख लीजिए क्या है, पुनर्जनन है भैया, ये मत पढ़िएगा क्या है, पुनरुद्भवन है। पुनरुद्भवन को ही हम लोग कहते हैं पुनर्जनन, है ना। और पुनर्जनन किसे कहते हैं, अभी तो हमने देख लिया लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, अब यहां से देखिए पुनर्जनन है, और ये किसे कहते हैं, फिर बोला है प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन, यानी कि पुनर्जनन की क्रिया चित्र द्वारा प्रस्तुत करना है। भाई साहब पहले पुनर्जनन को जान लीजिए, फिर हम लोग प्लेनेरिया का जो है ना चित्र देख लेंगे। कैसे देखेंगे सर, ध्यान रखिए क्या लिखेंगे, तो इस प्रकार के जनन में किसी जो है ना, किसी कारण से जीव की शरीर प्राकृतिक कारण से हो सकता है या कृत्रिम कारण से हो सकता है। क्या होगा भाई, तो 2 से अधिक टुकड़ों में, है ना, 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, तथा प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों को विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित कर देता है और सामान्य जीवन यापन करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। आप कहेंगे सर लाजवाब हो गया, लेकिन थोड़ा सा और आप एक्सप्लेन करिए और चित्र के माध्यम से बताइए। भाई साहब ये जो आपको दिख रहा है ना, जी बिल्कुल दिख रहा है, ये है क्या है, प्लेनेरिया है। क्या है, प्लेनेरिया है सर। तो प्लेनेरिया है, तो इससे क्या हम देखेंगे, देखिए भाई साहब ये जो है ना प्राकृतिक रूप से या फिर क्या है कृत्रिम रूप से टूट जाए। प्राकृतिक मतलब अपने से टूट जाए, स्वतः टूट जाए, हवा चलने से या फिर कुछ और होने से ये यदि टूट जाता है,
उसको कहते हैं प्राकृतिक रूप से टूट जाना। दूसरा क्या है, कृत्रिम। अब तुमको मन किया इसको कुचल देगा, इसको तोड़ देगा, इसको बर्बाद कर देगा। नटखट जो छुआ रहेगा इसको क्या करेगा, तोड़ दिया। मान लीजिए 2-4 टुकड़ा में इसको काट दिया, अब क्या है, जितने टुकड़े में बचेगा भाई साहब, जितने टुकड़े में तुम बांट पाओगे वो सब टुकड़ा क्या कहेगा, ये जो है ना कभी हिम्मत नहीं हारता है। कैसे, वो देख लीजिए, ये जितना भी टुकड़ा टूटा ना, ये सभी टुकड़ा क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करे। क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करता है। और जो पहले जो था, ये जनक जो था, बाप जो था, बाप के जैसा बनने का प्रयास करेगा। किसके जैसा, बाप के जैसा बनने का प्रयास करेगा। और फिर क्या है, अपने आप को डेवलप करके, अपने आप को डेवलप करके धीरे धीरे इसके जैसा बनने का प्रयास कर लेता है। और अंत में जो आप रिजल्ट देखेंगे ना, जो पहले था, पहले कैसा था, ऐसा था, और इसके जैसा ये बन जाता है। तो जितने टुकड़ों में ये टूटा उतना फिर से क्या हो गया, बन गया। यानी कि जैसा बाप था वैसा ही इसका जो है जितने टुकड़ों में टूटा, यानी कि बेटा, वो सब क्या है, एक जैसा रहेगा, एक साइज का रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, जेरॉक्स कॉपी रहेगा। तो वो हमने देख लिया, पुनर्जनन कहेंगे इसी को। यानी कि इसी से जो जनन हुआ और जन्म लिया, उसी को हम लोग क्या कह दिए, पुनर्जनन कह लिए। चलिए सर, ठीक बात है। तो हम लोग यहाँ पे प्लेनेरिया का भी एग्जाम्पल देख लिए और चित्र के माध्यम से भी देख लिए। सर इसका और भी कोई उदाहरण होगा कि, बिल्कुल होगा। क्या होगा, तो स्पाइरोगायरा होगा। यदि पुनर्जनन का एग्जाम्पल पूछेगा तो 1-2 याद रखिएगा भाई, स्पाइरोगायरा होगा। दूसरा क्या होगा सर, हाइड्रा होगा। तीसरा क्या होगा सर, प्लेनेरिया होगा। और इसी प्रकार के जो है जनन पाया जाता है इन सारे चीजों में। तो ये चीजें क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल हो गया सर। चलिए अगले प्रश्न के साथ हम लोग चलते हैं। और तीसरा नंबर प्रश्न जो है ना, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। किसका इंतजार कर रहा है सर, गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का? नहीं नालायकों, ये ना गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है, ना बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रहा है, ये कुछ और खोज रहा है। और में क्या होगा, तो और क्या होगा ये हम बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है, और क्वेश्चन को जैसे ही देखोगे ना, तो तुम्हारा भी अंदर में जो है ना बाबू, वो जो खून है ना, वो गर्म हो जाएगा। चलिए भैया, क्या है वो ऐसा, तो देखिए, जनन कितने प्रकार का होता है, किसके बारे में पूछा है, जनन के बारे में पूछा है। जनन यानी वही ना सर, जो जनसंख्या वृद्धि होता है, बिल्कुल वही है। और वही जनन के बारे में कि कितने तरीके से हम जो है ना, या पूरे धरती पर जितने भी जीव हैं कितने प्रकार से जनन करते हैं। तो भाई देख लेते हैं इसको, क्या है, तो जनन जो है ना बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं सर, एक तो अलैंगिक जनन होता है, और दूसरा जो है लैंगिक जनन होता है, जो हमने पहले क्वेश्चन में कुछ बताया, लेकिन यहाँ पे आपको हम डिटेल बताने वाले हैं। कैसे होगा सर, तो देख लीजिए। पहले हम देखते हैं अलैंगिक जनन। क्या है सर अलैंगिक जनन, बड़ा ही बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपको दिलचस्प तरीके से हम बताने का प्रयास करते हैं। देख भैया, इसमें क्या होता है, तो इस विधि में जीवों का सिर्फ एक व्यष्टि भाग क्या होता है, एक व्यष्टि भाग लेता है, तथा युग्मक भाग नहीं लेता है। यानी कि क्या है, सिर्फ एक सिंगल आदमी भाग लेता है। जनक होगा तो वही बाप है, तो सिर्फ बापे से बेटा बन जाएगा। भाई ये तो असंभव है, लेकिन अभी संभव बता रहे हैं कैसे। अलैंगिक जनन में होता है, और इस विधि द्वारा उत्पन्न जीव अनुवांशिक गुणों से ठीक जनकों के जैसा होता है। किसके जैसा होता है, जो बाप है ना जिससे वो उत्पन्न हुआ, उसी के जैसा सेम टू सेम लेकर के आएगा, जेरॉक्स कॉपी हो जाएगा। और क्या है, इस प्रकार का प्रजनन मुख्य रूप से निम्न कोटि के पौधे और जंतुओं में होता है। ये चीजें ध्यान रखना है। हमने प्लेनेरिया का भी एग्जाम्पल दिया, वो भी क्या था, इसी तरह का था। ध्यान रखेंगे, सेम टू सेम होता है, जनक के जैसा होता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। किसमें पाया जाता है भाई साहब, तो निम्न कोटि के जो पेड़ पौधे होते हैं और जंतुएं होते हैं उसमें होता है। चलिए सर समझ गए। इसके बाद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कौन सा, तो अलैंगिक। भाई कौन सा है, तो देखिए विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, बहुखंडन होता है, फिर मुकुलन है, अपखंडन है, और या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। फिर बीजाणु जनन है, और फिर क्या है, कायिक प्रबंधन है। तो ये सब एग्जाम्पल किसका है, तो ये सब एग्जाम्पल है अलैंगिक जनन का एग्जाम्पल है। चलिए सर समझ गए। अब जो मेन मुद्दा आता है ना, वो मेन मुद्दा आपके बीच में आता है, जो आपके काम की है। कहेंगे सर मेरे काम की क्यों है, क्योंकि आप भी ये चीजें करने वाले हैं। कैसे क्या करने वाले हैं सर, तो लैंगिक जनन जो है ना भाई साहब, वो आदमी का जो है जनन का करते हैं प्रोसेस, वो भी क्या है, लैंगिक जनन है। कैसे सर, तो देखिए इस विधि में 2 भिन्न लिंग, अर्थात क्या हो सकता है, भिन्न लिंग में नर और मादा हो सकता है। क्या हो सकता है सर, तो नर और मादा हो सकता है। इसी को हम लोग कहेंगे मेल और फीमेल कहेंगे।
पति और पत्नी कहेंगे, है ना। तो यहाँ से नर और मादा के बारे में हमने देख लिया। क्या करते हैं, दोनों भाग लेते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, तो नर का युग्मक जो होता है जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, और मादा का जो युग्मक होता है जिसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, और दोनों का जो संलयन होता है, दोनों का जो मिलन होता है, दोनों जो आपस में मिलते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, मिलने के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण हो जाता है। और वही युग्मनज क्या करता है भाई साहब, विकसित होकर के, विभाजित होकर के, विभेदित होकर के क्या होता है, वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है। और यही वयस्क जीव आपको जो है ना क्या मिलता है, रिजल्ट के तौर पर मिलता है। रिजल्ट मतलब क्या हो गया सर, खुशखबरी के तौर पर मिलता है। खुशखबरी भी नहीं समझ पाए सर तो क्या आप देखेंगे कि बाबू झुनझुना के तौर पर मिल जाता है, और वही होता है यहाँ पे लैंगिक जनन के तहत, और वही रिजल्ट होता है। कहेंगे सर अपने शब्दों में बता दीजिए, तो आपको बता देते हैं कि आप जानते हैं कि शादी ब्याह का दिन चल रहा है। बिल्कुल शादी ब्याह का दिन चल रहा है सर। शादी ब्याह करेगा तो उसके बाद क्या होता है, बस वही चीज़ है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो लोगों की जरूरत है। अब दो लोग तो तुम जानिए रहो क्या है, निब्बा और निब्बी। और जब नर और मादा दोनों का जो है ना, आप जानते हैं नर युग्मक में शुक्राणु और फिर मादा युग्मक में अंडाणु का जो है दोनों का संयोजन होता है, उसके बाद बम ब्लास्ट होने का काम होता है। और 9 महीना आपको बेसब्री से इंतजार करने की जरूरत होता है। और जैसे ही आप 9 महीना इंतजार करते हैं भैया, उसके बाद आपको मिल जाता है एक बहुत ही बेहतर झुनझुना, जिसमें हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन में क्या होता है, तो बाप और माए का गुण जो है ना, वो बच्चा में कुछ कुछ देखने को मिलता है। जैसे आप देखे होंगे, जैसे ही आपके घर में या फिर मोहल्ले में कोई बच्चा जन्म लेता है तो देखते होंगे कि चाची सब, दादी सब आ जाएगी और क्या करेगी, कहेगी अरे ये बउआ के जो है ना नकवा बाप तरफ गया है, अखवा माँ के तरफ गया है, चेहरवा पूरा जो है ना बाप का चेहरा लेके आया है, मैया के जैसन दिख रहा है, इसका गलवा इस प्रकार का है। यानी कि क्या है, तुलना करता है उसके जनक से, माँ बाप से तुलना करता है। आप कहेंगे सर जो माए बाप से नहीं मिलता है उसको क्या कहता है, तो दादा दादी उसको जो है ना या फिर चाची सब चिढ़ाते रहता है कि अरे ये बचवा के बाप के है। बाप का पता करता है कि आखिर इसका तो बाप ये है नहीं जो रियल में है अभी, लेकिन वो नहीं है तो आखिर किसका संतान है, किसका बेटा है, ये चिढ़ाता है। बड़ा मजा आता है भैया। तो ऐसा रेयर केस में होता है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है गुण माता पिता का अवश्य देखा जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है, तो आगे भी इतिहास है। इतिहास नहीं है सर, क्या है, साइंस है। तो साइंस है तो साइंसी को हम लोग देखेंगे ना। चलिए भैया, क्या है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में जो है ना अंतर बताना है। अभी तो हमने सर 2 क्वेश्चन कर लिया, तो अब जो है ना अंतर लिखना बड़ा आसान हो जाता है। और क्वेश्चन में जो है ना बाबू तुमको अंतर लिखने के लिए बोलेगा ही बोलेगा, चाहे लैंगिक का बोल दे, चाहे अलैंगिक का बोल दे, चाहे किसी अदर का बोल दे, अंतर लिखने तुम्हारे क्वेश्चन में आने वाला है। चलिए सर इसको देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग देना है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन निम्नलिखित अंतर है। क्या क्या अंतर है सर, तो चलिए एक ही शॉट में हम दोनों को देख लेते हैं आसानी से। क्या हम देखेंगे सर, तो आपको ध्यान देना है कि देखिए बाबू, जब भी यहाँ पे अंतर करने बोलेगा ना, तो अंतर करते समय ध्यान देना है कि दोनों को पॉइंट मिला करके लिखना है। कैसे सर, तो अलैंगिक जनन एक साइड लिखेंगे और एक साइड क्या है, लैंगिक जनन लिखेंगे, और दोनों का पार्टीशन करने के बाद देखिए पहला जो पॉइंट लिखेंगे अलैंगिक जनन में क्या लिखेंगे सर, तो इस प्रक्रिया में एक कोशिका अथवा एक जनक ही भाग लेते हैं। आपको हमने पहले बताया कि इसमें जो है ना कहीं बीबी खोजने नहीं जाता है, ये कहीं पत्नी खोजने नहीं जाता है, कहीं ये नहीं सोचता है कि हमको कहीं पत्नी मिलेगा तब हम बच्चा जन्माएंगे। अरे इसको शौक करेगा ना तो ये खुद बच्चा जन्म दे सकता है भैया, ये जादू होता है। अब कहेंगे सर ये तो आदमी में नहीं होता है, आदमी तो चाहेगा तो बच्चा तो जन्मा नहीं सकता एक अकेले, उसके लिए तो 2 का जरूरत होता है। अरे ऐसा तो तुम सुना ही होगा, लेकिन हाँ बाबू, इसमें मर्द यदि चाह लेगा ना तो बच्चा नहीं जन्मा सकता है अकेले, लेकिन लेडीज चाह लेगी ना तो बच्चा जन्मा सकती। अब कहेंगे सर ये तो बड़का गजब का जादू हो गया। अब तुम सुना भी होगा कि बाप जो है ना 2 साल से दिल्ली में है बाबू, और उसकी जो है ना खुशखबरी उसको जाता है कि तुमको बेटा हुआ है। अब तुम ही सोच करके देखो, बाप तो 2 साल से दिल्ली में था, लेकिन उसका बेटा कैसे हो गया। तो ये कमाल जो है उसकी पत्नी ही कर सकती है कि आखिर कैसे 2 साल बाहर रहने के बाद पति के घर में बच्चा हो जाता है, और वो बाप जो 2 साल बाहर मजदूरी किया वो बाप बन जाता है। वहाँ तो मजदूरी करके मेहनत कर रहा था, लेकिन उसके पत्नी के साथ कौन मजदूरी कर रहा था उसको भी पता नहीं है। अब आप ही बताइए कि वो जादू कैसे संभव हो पाया। वैसे तो हम लोग जानते हैं कि 9 महीना में बाल बुतरू होता है, लेकिन वो 2 साल बाहर रहा फिर भी हो गया, तो भैया यही है जादू।
चलिए ये तो बातें हो गया, मजाक की बातें हो गया। हम सर लैंगिक जनन में देखेंगे, तो लैंगिक जनन ये आपके काम का है। इसमें क्या देखेंगे, इस प्रक्रिया में दो कोशिकाओं अथवा दो युग्मकों जो एक जनक अथवा दो विभिन्न जनकों उत्पन्न क्या है उत्पन्न हो की साझेदारी होती है। यानी कि यूं कह लीजिए कि दो जनक की जरूरत होता है, नर और मादा की जरूरत इसमें बहुत जरूरी है। चलिए सर समझ गए। अलैंगिक का दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे, तो जनक का पूरा शरीर अथवा एक कोशिका या फिर प्रवर्ध क्या करता है, जनन इकाई हो सकता है। यानी कि क्या है, वो जो है ना अपना पार्ट या फिर उसका जो है पूरा शरीर भी क्या हो सकता है, जनन इकाई हो सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, इसमें जनन इकाई को युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, जाइमेट कहते हैं। और जो एक कोशिकीय तथा क्या हो सकता है, हेल्पाइड होता है। हो सकता है कि एक कोशिकीय भी हो या फिर क्या हो, हेल्पाइड हो। चलिए सर ये भी बात सही है। तीसरा क्या है, तो इस प्रक्रिया से उत्पन्न जो संतति होते हैं ना, अनुवांशिकी रूप से जनकों के समान होते हैं। सर ये किसमें है, तो अलैंगिक में है। क्योंकि हमने आपको कई बार बताया कि अलैंगिक जनन में क्या होता है, उसका जो संतान होता है वो सेम टू सेम किसके जैसा होता है सर, तो अपने जनक के जैसा होता है, बाप के जैसा होता है। चलिए अब क्या है, अलैंगिक देख लिए। लैंगिक में देखिए क्या है सर, इसमें संतति जो है ना प्राय अपने जनकों से भिन्न होता है। जो उसका माँ बाप है, माँ बाप से क्या है वो भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। चलिए सर अलैंगिक में हम लोग देखेंगे कि इस प्रक्रिया में केवल समसूत्री विभाजन होता है। अब ये समसूत्री विभाजन आप पढ़े होंगे और कमेंट में बताइएगा कि क्या होता है। और लेकिन अलैंगिक में हम लोग देखेंगे समसूत्री, लेकिन लैंगिक में क्या देखेंगे, इस प्रक्रिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है सर, अर्धसूत्री विभाजन होता है या फिर क्या है, निषेचन होता है। तो निषेचन जैसे आप देखें आपको समझ में आ गया होगा भैया, वही है लैंगिक जनन में। चलिए अंतिम जो पॉइंट है वो अलैंगिक में क्या है सर, तो इसमें जननांग का निर्माण नहीं होता है। किसमें, तो अलैंगिक जनन में जननांग जो होता है ना, जननांग नहीं रहता है। जननांग किसको कहते हैं, तो जनन करने वाले जो अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, मेल का हो या फीमेल का हो, उसी को हम लोग जननांग कहेंगे। इसका जो है ना डिटेल हम लोग पीछे भी देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है आपके लिए, खजाना है, टेंशन नहीं लीजिए। अब क्या है सर, लैंगिक में देखेंगे इसमें जननांग जो है ना उसका निर्माण मुख्य रूप से होता है। बिना जननांग का कोई जो है ना जादू नहीं हो सकता है, इसीलिए इसमें जननांग होता है। किसमें सर, तो लैंगिक में होता है। चलिए सर यहाँ से ये भी क्लियर हो गया हमारा। और अगला जो सवाल है वो 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल जो है भैया बड़ा ही लाजवाब है। और ये सवाल जो है ना लाजवाब इसीलिए है क्योंकि आपसे पूछना चाहता है कि भाई साहब बताओ कि ये बाह्य निषेचन तथा आंतरिक निषेचन का क्या अर्थ है। बाह्य निषेचन जो होता है वो कैसे होता है और आंतरिक निषेचन जो होता है उसका क्या प्रोसेस है, दोनों के बारे में डिटेल बताना है भैया। चलिए ये भी जो है ना बड़ा शानदार चीज़ें हैं और ये आपको भी जानने की ज़रूरत है क्योंकि आपको भी कुछ दिन के बाद यानी कि अपने जीवन में कभी ना कभी ज़रूरी पड़ने वाला है। और कहीं आप जो है ना ये जो हमने बताया कि बाह्य निषेचन के चक्कर में मत पड़ जाना, आदमी में भी अब बाह्य निषेचन होने लगा है, इसीलिए आपको बता रहे हैं भैया कैसे, वो भी देख लीजिए। सबसे पहले तो हम देखेंगे बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन वैसे बेसिकली होता क्या है आपको हम बता देते हैं भैया। क्या है ना, इसमें जो युग्मनक का मिलन होता है यानी कि अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलन होता है ना, वो मादा शरीर के अंदर नहीं होता है बल्कि मादा शरीर के बाहर ही हो जाता है। उसी को हम लोग कहते हैं भैया बाह्य निषेचन। अब आप कहेंगे सर यदि ये सब आदमी में भी होने लगा कि मादा शरीर के अंदर जो है ना शुक्राणु और अंडाणु का मिलन नहीं होगा, मादा शरीर के बाहर होगा, तो सब मजे खत्म हो जाएगा। अरे नालायकों, मजे लेने के लिए सब चीज थोड़े ना होता है, कुछ चीजें होता है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। और तुम यदि चाहोगे जनसंख्या बढ़ाने का मूड रहेगा तो तुमको मजे लेने का नहीं रहेगा कि अंदर में ही हम निषेचन करेंगे। भाई साहब इसीलिए मजा लेने के चक्कर में मत रहो, कुछ चीज़ें बाहर भी होता है और उससे भी जनसंख्या बढ़ता है। तो मोटिव आपका क्लियर होना चाहिए। सर क्या है बाह्य निषेचन और कौन करता है बाह्य निषेचन, ये भी बता दीजिए। चल भैया ले, क्या है, तो जब जो है ना नर और मादा युग्मकों का संलयन मादा शरीर के बाहर होता है। कहाँ होता है भैया, मादा का जो शरीर है ना, फीमेल का जो बॉडी है ना, उसके बाहर होता है। सर ये कैसे होता होगा, रुकिए थोड़ा सा रुकिए।
इसी संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं। यानी कि मादा शरीर के बाहर जो निषेचन हुआ उसको बाह्य निषेचन कह दिए। भाई रुक थोड़ा सा, जैसे मेढक में जो होते हैं ना, नर और मादा दोनों जीव संभोग करते हैं। भाई साहब यही संभोग तुमको नहीं समझ में आ रहा होगा। अरे संभोग यही है, तुम कितना अंग्रेजी पढ़ लियो पता नहीं भाई, संभोग को ही सेक्स कहते हैं। और भैया सेक्स का ही हिंदी होता है संभोग। अब तुम बताओ, हिंदी नहीं जान रहे हो और अंग्रेजी तुम जान रहे हो, हर समय बोल रहे हो सेक्स करना है, सेक्स करना है, सेक्स करना है। अरे नालायक, हिंदी भी कभी बोल लिया करो। अपना भाषा कितना अच्छा है, संभोग करना। क्या करना? संभोग करना। तो ये भी कम से कम ध्यान रखो और कभी बोल करके देखो बीबी को, तुम जो सेक्स बोलते हो ना, कभी संभोग बोल करके देखो, समझती है कि नहीं। नहीं समझेगी तुम बच जाओगे। और यदि समझ गई कि बच्चा यही कह रहा है, डिमांड इसका बड़ी दूर तक है, तो फिर चप्पल जूता भी खाओगे। ध्यान रख के बोलना। चलिए सर ठीक है, बड़ी बात है। अब हम आपको बता देते हैं क्या करता है भाई साहब। देखो ये जो है ना, ये है मेढक। क्या है? मेढक है सर, आपने बता दिया। चलिए ये मेढक जब है ना बाबू, और इसकी जो मेढकी है, मेढकी है सर, मेढकी मतलब इसकी बीबी, बिल्कुल ये इसकी बीबी ही। अब ये दोनों की कहानी को सुन लोगे तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि बाह्य निषेचन क्या होता है। भैया इन लोग को जब मन करता है ना, मन करता है मतलब जब सेक्स का मन करता है, तो इन लोग संभोग तो कर लेते हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, अब संभोग कर लिए तो क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या करेंगे, संभोग करने के बाद ये जो मेढकी होती है ना, ये पानी में, पानी ये है, और पानी में क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ से आगे बढ़ता है। और क्या छोड़ता है, तो अंडाणु को छोड़ते हुए आगे बढ़ता है। भाई चलो सर, अंडाणु को पानी में ही छोड़ दिया और आगे बढ़ा। उसके बाद क्या है, ये जो मेढक है, नर मेढक है, मतलब इसके हस्बैंड जो हैं, ये भी क्या करेंगे, इसका पीछा धरते हैं। और जो उन्होंने अंडाणु को छोड़ करके गया है, उसी पर ये मेढक, जो नर मेढक है, ये अपना शुक्राणु भी उसी पर छोड़ देता है। और भैया वहीं से खेला शुरू हो जाता है। कैसे सर शुरू होता है खेला? तो जैसे ही अंडाणु को छोड़ करके ये मादा मेढक आगे बढ़ी, वैसे ही पीछे से क्या है, नर मेढक जो है ना, वो भी अपना शुक्राणु को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है और खेला स्टार्ट हो जाता है। और खेला स्टार्ट क्या हो गया सर, वहाँ से आपने देखा कि टेढ़ पोल वगैरह होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कहीं भी पानी जमा है तो इसका जो है ना मेढकी जो होती है वो बड़ी चालाक होती है। वो सोचती है कि इतना हम अंडाणु छोड़ें ताकि कितना भी नष्ट हो जाए ना, तो मेरा जो अंश है ना, वो क्या है, कुछ मेढक के तौर पर बच जाए, किसी भी तरह से नष्ट हो सकता है। इसीलिए ज़्यादा छोड़ देती है। और ज़्यादा छोड़ देती है तो आप देखे होंगे कि जितना भी पानी है उसमें फैल जाता है ऊपर का लेयर में। और उसके बाद टेढ़पोल जो है ना, कितना सारा भर जाता है। आप कहेंगे सर सावन के दिनों में देखा जाता है अक्सर कि कहीं पानी रहा तो सिर्फ वहाँ क्या है, उसको बेंगचूरी कहते हैं। और वो बेंगचूरी का संख्या आपको इतना दिखेगा ना, छोटा मछली के जैसा ही लगेगा और इतना दिखेगा आपको बेंगचूरी। क्यों? क्योंकि जो इसकी मेढकी है वो सोचती है कि ज़्यादा हम अंडाणु छोड़ देंगे तो बच्चा कितना भी नष्ट होगा तो कुछ तो बच जाएगा। और वही हाल होता है। फिर मेढक जाता है और फिर वहाँ से क्या होता है भाई साहब, उसका प्रोसेस शुरू होकर के फिर वो टेढ़ पोल से क्या बन जाता है, बेंगचूरी बनता है और फिर जा करके मेढक का रूप ले लेता है। अब कहेंगे सर तो ये तो क्या हो गया, बाह्य निषेचन हो गया। अंदर तो मेढकी जो है ना अपना जन्म तो दिया नहीं, क्या किया, बाहर ही उसका सारा प्रोसेस हो गया। तो सीधा सा अर्थों में आप समझ गए होंगे। चलिए भैया ये तो समझ गए। आगे देख लीजिए, वही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। वही बोला कि मादा जो है ना, और मादा जीव जो है संभोग करने के बाद क्या है, अपने युग्मकों को पानी में छोड़ देते हैं और शुक्राणु अंडों को पानी में ही निषेचित करता है। कहाँ निषेचित होता है? पानी में ही निषेचित होता है, जिसे बाह्य निषेचन में कहते हैं। और बोल रहा है कि बाह्य निषेचन में अंडाणु को आंतरिक सुरक्षा की अनुपस्थिति के कारण नष्ट होने का जो है ना अवसर अधिक होता है, क्योंकि वो बाहर था। कहाँ था? बाहर था। मादा शरीर के बाहर में अंडाणु छोड़ देने के कारण नष्ट होने का डर अधिक रहता है। इसीलिए क्या है, इस बात की निश्चितता के लिए कुछ अंडाणु निषेचित हो सके तो मादा अधिक अंडाणु उत्पन्न करती है। क्या करती है? मादा जो है ना वो अधिक अंडाणु को निषेचित कर देती है ताकि उसका बच सके। चलिए भैया, और क्या है, तो आंतरिक निषेचन अब हम देख लेते हैं। चलिए भैया, आंतरिक निषेचन जो है ना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये कथा कहानी को थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं और आपको हम आपका बात बताते हैं। सर मेरा बात क्या है? तो देख लीजिए, आंतरिक निषेचन जो है ना, वो आंतरिक निषेचन आपका बात है। कैसे सर मेरा बात है आंतरिक निषेचन? तो आपका जो है ना आने वाले दिन में, अभी तो तुम्हारा शादी ब्याह हुआ नहीं होगा, और नहीं हुआ होगा तभी इसका ज़रूरत पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बाबू तुम ज़्यादा नालायक बन जाओगे तो कभी भी तुम अपना इस्तेमाल कर सकते हो, सीख करके रखो।
है ना। तो आंतरिक निषेचन क्या है सर, बहुत से जीवों जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, कीट हो गया, मनुष्य हो गया, सरीसृप हो गया, पंछी तथा स्तनधारी जीव जो है ना, वो क्या करते हैं, नर नर जो है अपने शुक्राणु को मादा शरीर के अंदर छोड़ते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, जो नर जो होते हैं ना वो बड़ा नालायक होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपना जो शुक्राणु है उसको मादा शरीर के अंदर छोड़ देते हैं, और छोड़ देते हैं तो बस वहीं से शुरू हो जाता है पूरा कहानी, और कहानी शुरू होकर के चल जाता है पूरा जुबानी तक, और वो सारा जुबानी फिर से एक नया रूप ले लेता है जिसको हम लोग झुनझुना के नाम से जानते हैं, यानी कि बच्चा के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से हो जाता है जनसंख्या में वृद्धि, और प्रत्येक साल बर्थडे मनाने का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है भैया। चलिए अब क्या है सर, अंदर छोड़ देते हैं, और शुक्राणु जो है ना अंडों को मादा के शरीर के अंदर ही निषेचित करते हैं, जैसे ही निषेचन को जो आंतरिक निषेचन कहा जाता है। और इसी प्रकार का जो निषेचन होता है कि बाहर से शुक्राणु को छोड़ दिया जाता है मादा शरीर के अंदर, और यही जो प्रोसेस होता है और अंदर में निषेचित होकर के फिर वो बच्चा का रूप लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, आंतरिक निषेचन कहते हैं सर। यहाँ से ये सारा चीज़ें क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं आगे, और आगे जो है ना ये है आपका छठा क्वेश्चन। भैया छठा क्वेश्चन है तो इसमें आप क्या बताइएगा, तो आपको हम बताएंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही चीज़ें आपको हम बताने वाले हैं। सर ये क्या है, तो देख लीजिए छठा क्वेश्चन में पूछा है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण जो होता है ना उसमें पोषण किस प्रकार से होता है। यानी कि सर यूँ कह लीजिए कि जो माँ है ना वो जो प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेग्नेंट होने के बाद आप जानते हैं कि उसके पेट में जो बच्चा पलने लगता है, क्या होता है सर, बच्चा जो है ना वो पलने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। लेकिन सर सबसे बड़ा प्रश्न ये है ना कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद तो माँ का दूध पीना शुरू कर देता है, कुछ दिन के बाद जो है ना उसका जो मुंह जुट्ठी होता है फिर वो खाना खाने शुरू कर देता है। लेकिन सर ये नहीं जानते हैं कि जब माँ के पेट में जब बच्चा निर्माण हो रहा होता है, डेवलप हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है, उस समय आखिर वो भ्रूण जो कहलाता है वो भ्रूण का पोषण किस प्रकार से होता है। मतलब बड़ा जानने का तुमको दिलचस्पी है, अरे क्या करोगे तुम, मतलब देख लोगे, देखने का शौक है, अच्छा ऐसा है भाई। तो देखिए भाई उसका भी प्रोसेस होता है, पूरा प्रक्रिया होता है, और उसके तहत जो है ना उसका जो भ्रूण होता है उसमें पोषण होता है। माँ जिस प्रकार से खाना खाएगी, माँ जिस प्रकार से भोजन करेगी, उसी के प्रकार उसका भ्रूण का भी डेवलपमेंट होता है। इसीलिए देखते होंगे कि कुछ बच्चा जो है ना वो कमज़ोर रह जाता है, और कुछ बच्चा जब जन्म लेता है तो एकदम हुष्ट पुष्ट रहता है। वही हुष्ट पुष्ट रहता है जिसकी माँ जो है ना कुछ चुरा के भी खा लेती है। बच्चा जब पेट में रहता है ना उस समय कोई चुरा के कुछ खा ली तो उसका बच्चा जो है भैया हुष्ट पुष्ट रहेगा। चल भाई इसको हम लोग कैसे लिखेंगे ये देख ले। तो क्या है, भ्रूण जो है ना माँ के शरीर के अंदर उसका जो पोषण कैसे मिलता है, देखो क्या बोल रहा है कि मैथुन के समय शुक्राणु योनि के मार्ग में स्थापित होते हैं, वहां से अंड कोशिकीय में मिलने के बाद निषेचित अंड गर्भाशय में स्थापित हो जाता है तथा विभाजित होने लगता है। और क्या है सर, गर्भाशय की आंतरिक परत जो है ना भैया, गर्भ का जो आंतरिक परत होता है, सर कैसे थोड़ा सा आप एग्जाम्पल देंगे क्या। देख बाबू ये क्या है, पूरा गर्भ है, जी सर गर्भ है, और इसका जो आंतरिक परत है ना ये थोड़ा मोटा हो जाता है, क्या होता है, मोटी हो जाती है, तथा भ्रूण पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। रुधिर मतलब क्या है, खून का प्रवाह भी क्या होता है, बढ़ जाता है, किसके लिए, भ्रूण का पोषण के लिए बढ़ जाता है भाई। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रुधिर से ही पोषण मिलता है, और माँ का जो खून होता है ना वो जो है यहाँ पे क्या होता है, रुधिर, उसका प्रवाह जो बढ़ जाता है, उसी से क्या होता है, बच्चा को पोषण भी मिल जाता है भैया। इसके लिए एक जो है ना विशेष संरचना होती है, कैसा संरचना, एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको प्लेसेंटा कहते हैं। और यह जो है ना यह एक तस्तरी नुमा संरचना की होती है और गर्भाशय की भित्ति में धस जाती है। तस्तरी नुमा होता है और क्या होता है, गर्भाशय की भित्ति में ये धस जाती है, और इसमें क्या है, भ्रूण की ओर का एक उत्तक जो है ना उसमें प्रवर्ध होता है, और माँ के उत्तकों में रक्त स्थान, ये रिक्त स्थान होता है, और रिक्त स्थान जो होता है ना जो प्रवर्ध को आच्छादित कर देता है। और क्या है, यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, क्या क्या मिलता है, तो ग्लूकोज मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और अन्य पदार्थ स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है। और विकासशील भ्रूण द्वारा, विकासशील मतलब जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो है ना उत्पन्न होता है, जिसका निपटान भी क्या है,
प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में ही क्या हो जाता है, स्थानांतरण द्वारा हो जाता है, और इस तरह से माँ के शरीर में क्या होता है, गर्भस्थ भ्रूण का पोषण हो जाता है भैया। यानी कि क्या है, बच्चा जो है ना उसको सारा पोषक तत्व माँ के पेट में मिल जाता है इसी पूरे प्रोसेस के माध्यम से। चलिए ये तो बड़ा ज़बरदस्त है सर, ज़बरदस्त तो है भैया। अब चलिए अगला जो है ना 7वें नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न जो है ना भाई साहब देख लीजिए। कहते कि 7वां नंबर प्रश्न जो है इतना लाजवाब है, और इसमें जो पूछा गया है ना कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करना है। और क्या बोल रहा है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। भाई साहब 2 क्वेश्चन आपको पूछ दिया। सबसे पहले तो गर्भ निरोधन की जो विधि है उसके बारे में पूछ दिया, यानी कि आप जो है ना किन बातों का ध्यान रखेंगे शादी के बाद। शादी के पहले भी बहुत सारा कांड हो जाता है, इसीलिए शादी के पहले भी आप देख रहे हैं तो ये सब कांड करने से बच जाइएगा, ताकि आपका जो है ना बदनामी ना हो और आप जो है बचे रह जाएं भैया। इसीलिए ये जानकारी बड़ा ज़रूरी है, और ये जानकारी यदि आप जान लेते हैं तो क्या है, आपका लाइफ जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। कैसे बेहतर हो जाएगा सर, तो आपको जैसे पूछ दिया ना कि क्या पूछा है, तो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पूछा है। क्या पूछा है सर कि जनसंख्या का नियंत्रण कैसे करेंगे। तो जनसंख्या नियंत्रण करने से पहले भैया हम क्या करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण तो होगा ही, लेकिन उससे पहले आपको ये ध्यान देना है चलिए कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा जो प्रश्न है यही प्रश्न है, और इसका जो उत्तर है वो आपको जानने की ज़रूरत है। यदि इसका उत्तर आप नहीं जानेंगे ना तो आपको क्या पता चलेगा कि समाज में जिस प्रकार से अनजान लोग रहते हैं, समाज में क्या होते हैं, समाज में बहुत तरह के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको जानते भी हैं, कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जो आपको नहीं जानते हैं। लेकिन इन सारे नियमों के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो आपको कहेगा कि भाई यू आर ए ब्रिलियंट मैन, आप क्या हैं, एक जानकार आदमी हैं, आप एक शिक्षित आदमी हैं, आपको नॉलेज है भाई। और यदि आप नहीं इस बातों को जानेंगे ना तो आपको कहेगा वही, क्या कहेगा, जो होगा सही। यानी कि साथियों आपको हम बता दें कि जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, पहला जो प्रश्न है ये 7वें नंबर का प्रश्न है। इसमें बोला है भैया कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपायों का वर्णन करना है, और गर्भ निरोध की जो है ना विभिन्न विधियों का कौन कौन सा है वो विधि के बारे में बोला गया है। यानी कि सीधे से अर्थों में आप कह लीजिए ना सर कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा जो है ना उपाय को हम ला सकते हैं, यानी कि कौन सा उपाय को हम आजमा सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि गर्भ निरोधन की जो है ना वो विभिन्न विधियां कौन कौन सी है, यानी कि कौन कौन सा विधि को हम अपनाएंगे ताकि जो है ना गर्भ निरोध हो सकेगा, है ना। तो आप जो है ध्यान रखेंगे, कोई जो है ना चीज़ें जो आज हमको आपको बताने वाले हैं वो यदि आप जान जाते हैं तो बड़ा ज़रूरी होगा। आप कहेंगे सर हमारा तो ब्याह नहीं हुआ है, तो ब्याह नहीं हुआ है तो क्या हो गया रे, हैं, आपको भी जानने की ज़रूरत है ना, कहियो ब्याह होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो कहियो भी ब्याह होगा ज़िंदगी भर में ना तो भी आपको जानने की ज़रूरत है। अब कहेंगे सर हमारा तो ब्याह होगा कि नहीं पता नहीं, अरे ब्याह तो गधवों का हो जाता है। तुम तो बढ़िया हो, तुम तो सुंदर हो, तुम तो चाकला हो, तुम तो अरे जीन्स पैंट पहनते हो, तुम तो एकदम बाल दाढ़ी एकदम बना करके रखते हो, एकदम हैप्पी कटवाते हो, तो ब्याह नहीं होगा रे। पछताओ नहीं, घबराओ नहीं, ब्याह होगा। लेकिन ब्याह होने से पहले ये यदि जान जाएगा ना बाबू कैसे जनसंख्या नियंत्रण करना है। आप छटपटा रहे होंगे अभी जनसंख्या बढ़ाने के बारे में, और जिसका नोक नोक शादी ब्याह हुआ है, नया नया ब्याह हुआ है, वो तो और छटपटाता है सर, बिल्कुल वो और छटपटाता है। और इतना अभी नया नया शादी ब्याह हुआ लड़का और लड़की इतना छटपटाती है कि आपको कहने का ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या करेंगे, एकदम ऐसा ऐसा सेल्फी, ऐसा ऐसा फोटो, ऐसा ऐसा वीडियो डालेंगे भैया, जैसे जो है ना दुनिया का जितना भी प्राणी है, धरती पर के जितना भी लोग हैं वो कुछ देखबे नहीं किया है। वही जो शादी ब्याह नयका कर ले है, लगता है कि उसी को जन्नत मिल गया है और 72 हूर मिल गया है। इतना वो जो है ना सेल्फी वगैरह डालते हैं, और इस प्रकार का सेल्फी डालेंगे, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, एक चिपक के, एक ये करके, एक वो करके। अरे भाई सब कोई देखा है, और जो नहीं देखा है उसको अनुभव है कि ये चीज़ें ऐसा ही होता है। पूरे समाज को दिखाने की क्या ज़रूरत है,
भाई साहब जरूरी नहीं है, और जिसका नहीं है अभी भी वो तो कभी शादी ब्याह करेगा तो देख लेगा ना रे। और ज्यादा शौक है तो कहीं स्टेज बनवा देते हैं, गांव तरफ चबतरा रहता है, तो शादी ब्याह करके जो ज्यादा दिखा रहा है ना उसको बोलो भाई, जो बाय नाच होता है ना, बाय नाच से एक बार नचवा दो अपनी बीवी को, मजा आ जाएगा, सब कोई वहीं देख लेगा। तो काहे तुम रील्स वगैरह फेसबुक पर डालेगा, चाहे फोटो डालेगा, चाहे ऐसे करके डालेगा, चाहे चिपक करके डालेगा, चाहे किस करते हुए डालेगा। अरे कौन नहीं जानता है कि यही सब होता है शादी ब्याह के बाद। फिर भी लोग दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है अरे हम जो जिंदगी जी रहे हैं ना बाबू, वो कोई नहीं जी रहा होगा। और वही आदमी से आप 2 महीना के बाद मिलिएगा ना, क्या भैया कैसा चल रहा है जिंदगी, मजे में हो ना, कैसी बीवी खिला रही है चाय पानी बना के, गरम गरम रोटी मिल रहा है, सब्जी टेस्टी मिल रहा है, बोलेगा भाई जिंदगी जो है ना वो झंड हो गया है। जिंदगी झंड कैसे हो गया भाई? ब्याह किया था उस समय तो पूरा एकदम लग रहा था कि तुमको 72 हूर मिल गया है, अब कह रहा है कि जिंदगी झंड हो गया है, क्या बात है? वो बताएगा एक ही बात कि भैया वो जो है ना, ये गाना नहीं सुने हो? और कौन सा गाना भैया? गाना तो हम बहुत सुने हुए हैं। तो गाना वही कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। आप नहीं सुने होंगे तो गाना सुन लीजिए ना। वही चीज है कि ब्याह भी और पत्नी भी वही चीज है कि जो खा लिया भैया वो ललचा रहा है, क्या है, वो पछता रहा है। जो खा लिया ना वो पछता रहा है कि अरे क्या खा लिए हम, नहीं खाना चाहिए था। लेकिन भाई साहब जो नहीं खाया है ना वो ललचा रहा है कि आखिर क्या होगा, पत्नी जो है वो क्या होगा, पत्नी मिल जाएगी तो क्या मिल जाएगा? अरे कुछ नहीं मिलेगा रे बेवकूफ, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जो है ना बाबू, पढ़ने लिखने पर ध्यान दो। शादी ब्याह सबका होना है, शादी ब्याह का टेंशन नहीं लो, लेकिन शादी ब्याह करोगे उससे पहले ये जान लेना। और हाँ, जो शादी ब्याह अभी नया नया किया है ना, वो 9 महीना के बाद रिजल्ट दे देता है, यानी कि झुनझुना हो जाता है, तो कम से कम उसको बता देना कि समय जो है ना सबका फिक्स किया गया है। सही समय पर बाल बच्चा होता है, सभी समय पर ब्याह भी होता है ना, तो ज़िंदगी खुशहाल रहेगा। लेकिन समय से आप नहीं कुछ करेंगे ना तो फिर क्या है, ज़िंदगी तबाह हो जाएगा। अब कहेंगे सर जो समय से शादी ब्याह कर लिया वो तो सही बात है, लेकिन जिसका बाल दाढ़ी पक रहा है, ब्याह नहीं हो रहा है, वो क्या करेगा? अरे भाई उसका भी ब्याह होगा, उसका भी ब्याह होगा, टेंशन नहीं लो, है ना। तो ध्यान रखने की बात है। अब हम बता देते हैं भैया सबको जो जरूरी चीज़ें हैं, यानी कि जो ब्याह किए हैं उसको भी जरूरी है, जो ब्याह नहीं किए हैं उसको भी जरूरी है, और जो ब्याह करने वाले हैं उसको भी जरूरी है। तो ध्यान देने की बात है। क्या है सर? तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा? सर जनसंख्या तो बढ़ाएंगे तब तो जनसंख्या नियंत्रण करने के बारे में सोचेंगे। सब कोई अपना लक्ष्य रखा हुआ है कि हम दो हमारे दो। भाई साहब आप कितने हैं और कितने हो सकता है इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आप ये सारी चीज़ें जान जाते हैं तो बड़ा बेहतर होगा। सर आप कुछ बता दीजिए। अब देखिए भाई साहब, वही है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है ना व्यवहार में लाए जाने वाले विभिन्न उपाय जो है कौन कौन सा है, सबसे पहले ये देख लो। क्या है सर? तो प्राकृतिक विधि है। भैया प्राकृतिक विधि क्या है? ये तो नेचुरल चीज़ें क्या है, नेचुरल प्रोसेस क्या है, तो देख लीजिए। क्या है सर? कि अगर कुछ दिनों तक संभोग रोक दिया जाए, यानी कि कुछ दिन तक यदि हम सेक्स नहीं करते हैं ना, तब क्या होता है, तब उस दौरान स्त्री के योनि में वीर्य का प्रवेश नहीं होगा, जिससे क्या होगा, अंडाणु निषेचन की संभावना नहीं होगा। भाई साहब एक जो है ना सेक्स का भी टाइम फिक्स है। कहेंगे सर टाइम फिक्स है, यानी कि कुछ ऐसा टाइम पीरियड में यदि आप सेक्स करते हैं तो वो क्या है, अंडाणु निषेचन नहीं हो पाता है और उससे गर्भपात नहीं होता है। तो समय का ध्यान रखेंगे तो आप प्राकृतिक विधि, कोई प्रोसेस अपनाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ समय का ध्यान रखना है। दूसरा क्या है सर? तो आंतरिक विधियां। अब आंतरिक विधि जो है ना बड़ा कमाल की है, जिससे क्या है, तो पुरुष के लिए जो सबसे बड़ा चीज है ना, जिसको कवर कहते हैं, क्या कहते हैं सर? कवर का यूज कर लेता है पुरुष। तो क्या है, उससे भी उसका जो शुक्राणु है वो मादा शरीर के जो है ना अंदर इंटर नहीं करता है और यहाँ से बचा रह जाता है। यानी कि सर इसी का नाम कंडोम है क्या? तो बिल्कुल इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंडोम कहते हैं। और यदि पुरुष इसका यूज कर लेता है तो उसका शुक्राणु मादा शरीर के अंदर नहीं जाता है और इस प्रकार से क्या होता है, अधिक प्रभावी होता है। इससे ना कोई टेंशन है, ना कोई फ्रस्ट्रेशन है, ना डिप्रेशन है। भाई आप जो है ना एड्स जैसे बड़े बड़े बीमारी से भी बच सकते हैं इसका यूज करके। चलिए सर ये बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब हम क्या देखेंगे, रासायनिक विधि। भैया रासायनिक विधि से जो है ना बचिएगा। सर क्यों कह रहे हैं? तो रासायनिक विधि इतना खराब होता है ना कि बड़ा जिंदगी तबाह कर देगा। भाई इससे बचिएगा हमेशा। बाकी कोई भी प्रोसेस आप अपना लीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण रहेगा, आप अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जनसंख्या पर कंट्रोल
हो जाएगा इस विधि का प्रयोग करके। तो देखिए रासायनिक विधि में क्या होगा, ऐसी विधि में क्या है विभिन्न रसायनों के निर्मित साधनों का प्रयोग किया जाता है, दवाई वगैरह दिया जाता है। तो भाई इसका यूज मत करिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे क्या है सर, सर्जिकल विधि है और इसके अंतर्गत क्या है पुरुष नसबंदी करा दिया जाता है। ले भैया ये जो है ना पुरुष नसबंदी करा दिए आपका जो है ना भैया, आप जो है आपका नसबंदी हो जाने के बाद आप चाह करके भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं यदि पुरुष नसबंदी किया है तब। अब कहेंगे सर पुरुष नसबंदी कर लिया तो उसका पत्नी भी तो बच्चा जन्म नहीं दे सकता है। अरे भैया इससे न इसका बेटा नहीं हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि पत्नी चाह लेगी कि हमको बच्चा चाहिए ही चाहिए, तो किसी दूसरे से भी तो बच्चा जन्मवा सकती है। भाई ये असंभव है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। स्त्रियों में होने वाली इस प्रकार की जो है ना शल्य क्रियाएं स्त्री नसबंदी होता है, और पुरुष नसबंदी तो देख लिए, लेकिन स्त्री में भी नसबंदी होता है, और वो भी यदि नसबंदी करवा लेती है तो यकीन मानिए कि बच्चा जो है ना संतान की प्राप्ति नहीं होता है। कहेंगे सर दोनों को नसबंदी कराने की जरूरत है क्या, तो भाई साहब यदि दोनों अपने आप में एक साथ रहने वाले हैं तब नहीं कराने की जरूरत है, लेकिन दोनों में से किसी एक का लक्षण खराब है, लक्षण खराब मतलब कोई पत्नी होती है अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ चल जाती है, तब दिक्कत हो सकता है यदि पत्नी नसबंदी नहीं कराई है। और पति का सर, तो पति भी यदि दूसरे जगह जाने वाला है तो भाई साहब वो भी कहीं जा कर के कांड कर देगा, इसीलिए जरूरी है ना। तो ये चीज़ें क्या हो गया पुरुष नसबंदी। पुरुष नसबंदी आप जानते हैं इंदिरा गांधी टाइम पर जो है ना मर्दों को पकड़ पकड़ के नसबंदी करा जा रहा था। भाई साहब इस प्रकार से अभी नौकरी दे देता तो मज़ा आ जाता कि जितने भी मर्द हैं ना सबको पकड़ लिए और नौकरी जाके दिए, भैया तेरा नौकरी मिल रहा है चलो। लेकिन क्या कर रहे थे उस समय, सबका नसबंदी करा दे, ले जनसंख्या पर नियंत्रण सबसे बड़ी बात है, पुरुष के नसबंदी करा देंगे बस। जो खुला सांड के जैसन घूम रहा था अब क्या है, कह रहे भैया हमारे पावर गया खत्म, ले सरवा जाने दीजिए, है ना। तो ये प्रोसेस, उसके बाद कौन सा प्रोसेस है सर, तो सामाजिक जागरूकता। भैया सबसे बड़ा जो जागरूकता है ना वो सामाजिक जागरूकता है। लोग जो है ना आजकल गांवों में देख लीजिए अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोग जो है ना सेक्स के प्रति शिक्षित नहीं है। ब्याह जो है लड़कियों का देख लीजिए 15 साल 17 साल 18 साल में ब्याह कर दिया, मैंने लड़की जो है ना खुद अभी ठेना पोछने का लूर नहीं है और उसको जो है ब्याह हो गया। अब ब्याह हो गया तो 9 महीना के बाद क्या है वो बच्चा का ठेना पोछने लगता है। अरे जिसको खुदे ठेना पोछने का अकल नहीं था वो बच्चा का क्या ठेना पोछेगा। इसीलिए मैच्योर जब लड़कियां हो जाती है या लड़के हो जाते हैं उसके बाद शादी ब्याह होता है तो उसको ये सब पता रहता है। लेकिन भाई हाल फिलहाल जिसको भी शादी ब्याह होगा ना उसको ये भेज देना ताकि वो भी जान जाए। सामाजिक जागरूकता में हमने क्या देखा सर, तो एक चीज़ और देखा कि सेक्स को लेकर के जो है ना समाज बड़ा हीन भावना से देखा जाता है। सेक्स के बारे में माँ जो है ना अपनी बेटी को नहीं बताती है, या बहन जो है ना बड़ी बहन अपने छोटी बहन को नहीं शेयर करती है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि पता नहीं हम सेक्स के बारे में चर्चा करेंगे तो कितना बुरा हो जाएगा। नहीं भैया, सेक्स का भी ज्ञान देना बड़ा जरूरी है खुशहाल जीवन के लिए। कहेंगे सर ये कैसे, तो सभी को यदि पता रहेगा ना तो वो ना चाहते हुए ये सारी गलत कामें नहीं करेगा, क्योंकि उसको प्रोसेस पता होगा तो उस पर क्रिया से करेगा तो जिंदगी उसका खुशहाल रहेगा। तो सामाजिक जागरूकता जरूरी है, समाज को जगाने का प्रयास करना बहुत जरूरी है। और यदि इन सारे प्रोसेस को यदि आप अपनाते हैं तो आप चाहे महिला हो या पुरुष हों, आप चाहे अपने आप को कितना भी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों ना कर दें, कितना भी आप अपने आप को ना काबू में क्यों ना कर दें, लेकिन कुछ प्रोसेस को आप अपनाते हैं तो जनसंख्या काबू में ही रहेगा, जनसंख्या नियंत्रित ही रहेगा। तो आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे आज के इस सेशन में, बस 7वें सवाल पर हम एंड करते हैं और अगले